Hello everyone, this side Ashish. Hope you're doing well. Today we are going to start a new training series over ESG. This is very important topic in the current world with respect to industry of any discipline, with respect to industrial supply chain. So we look this subject of ESG, environment, social and governance with respect to the point of sustainable development goals of UN United Nations. There are 17 goals are there which are established in 2015 in the Paris Agreement. So be with me over this training series. I am planned for 5-6 parts of this training series or the ESG subject discussion, and this is the first part of the training series as a part 1 video of the training. तो बेसिकली ESG जो है एक बेसिकली रिक्वायरमेंट है जो गवर्न करता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स है 17 जो कि पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू निकल के आया था। इसमें 17 मेन प्रिंसिपल्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की गई है। जो भी हमारे इम्पैक्ट है इंडस्ट्री का ओवरऑल, जो भी सोसाइटी है सराउंडिंग है इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में उसके ऊपर, उसको कंट्रोल करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए ESG का फ्रेमवर्क डेवलप हुआ। तो यहाँ जो समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले हम सस्टेनेबिलिटी को समझते हैं और फिर हम ESG को समझते हैं कि किस तरह से ESG का जो फ्रेमवर्क है वो सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो सस्टेनेबिलिटी वर्ड जब भी यूज होता है तो लोगों को कुछ कंफ्यूजन होता है कि सस्टेनेबिलिटी किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, बिजनेस की सस्टेनेबिलिटी है या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है या फिर कंबाइंड सस्टेनेबिलिटी है। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो वर्ड इस तरह का है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ऑपरेशन का, ये इस तरह से समझना है कि आप जब एक इंडस्ट्री को रन करते हो तो जो ओवरऑल ऑपरेशन है, गवर्नेंस है, वो इस तरह का होना चाहिए कि जो आपकी इन हाउस इंटरनल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री का वो भी सस्टेनेबल हो और उसके साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर जो उससे इंटर रिलेटेड है उसके ऊपर भी इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो। तो जब ये सारी चीज़ें कंबाइंड वे में एक प्रॉपर तरीके से आप एड्रेस करते हो, एक फ्रेमवर्क में चीज़ों को देखते हो और उनको के अकॉर्डिंग ही टेक केयर करते हो, तब हम बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा जो यहाँ पे हमें यूटिलाइज करना है, हमें एड्रेस करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हो। तो इस सस्टेनेबल वर्ड को अच्छे से आप समझिए यहाँ पे जो मैंने बताया, और उसके रिस्पेक्ट में 17 गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू जो आए थे 2015 में। वो हम आने वाले पार्ट्स में डेवलप कर डिस्कस करेंगे इन डिटेल, कैसे हम अपने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ESG मैट्रिक्स है, ESG के लिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस कर रही है चीज़ों को, उनसे इंटर रिलेट कर सकते हैं और कैसे जो हमारा ESG का मैट्रिक्स है उसको बेटर बना सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप समझ गए होगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कुछ चीज़ें और भी मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए आप अपने घर को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह देख सकते हो के थ्रू। एक अपने घर में आपकी जो फैमिली है, आपका जो घर है, उसकी बिल्डिंग है, जो चीज़ें उस घर में जो जी चीज़ें आप मैनेज करने के लिए उस घर को करते हो, उसको सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स चाहिए जो आप थ्रू जॉब, थ्रू बिजनेस आप वहाँ पे आप पैसे लेके आते हो। आपको बैंकिंग सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो आपको बैंक से इन्वेस्टमेंट लेते हो, लोन्स लेते हो, उसको
घर को चलाने के लिए आपको इंश्योरेंस की नीड है, तो आप इंश्योरेंस लेते हो अपनी हेल्थ केयर के लिए, अपनी अदर रिसोर्सेज को सेव करने के लिए, फ्यूचर में इंश्योर करने के लिए इंश्योरेंस लेते हो। तो ये इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। तो साथ ही साथ घर के एग्जांपल में मैं और चीज़ें ऐड करता हूँ। यहाँ पे इन्वेस्टर की मैंने बात कर ली, तो इन्वेस्टर क्या-क्या चीज़ें आपका देखता है कि आपकी देखता है, पोर्टफोलियो आपका चेक करता है कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, आपका बिज़नेस कैसा है, ठीक है? अ, इसके साथ ही साथ आपके अदर डिटेल्स भी वो चेक करता है और इसके साथ ही साथ आपका घर का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक अच्छा नेबर चाहता है सब कोई। तो आपके नेबर के रिस्पेक्ट में आपको सोसाइटी को देखना है, अपनी सोशल फ्रेमवर्क को देखना है। इसके साथ ही साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है घर का, उसको हम एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो, वो प्रॉपर हो। तो उसके लिए हमारा जो इमिशन है, वो हम अ, कहीं न कहीं कंट्रोल करने के लिए बात करते हैं। के साथ ही साथ जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है उसको ऑप्टिमम करने का यूज़ करते हैं हम। किसी तरह का वेस्ट ना हो उसमें और किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं हम। और रिसाइकिल की तो वहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये जो चीज़ें फ्रेमवर्क की हैं, वो इन डिटेल हो जाती है। घर के में गवर्नेंस की बात मैंने नहीं की। घर को जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जो उसमें फैमिली हायरार्की है, बड़ों की बात मानना, ठीक है? और छोटे उसका अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबल मैनर में एज़ अ गाइडलाइन उसको फ़ॉलो कर रहे हैं हम, तो ये गवर्नेंस के अंदर आता है। कितनी अच्छी तरीके से गवर्नेंस होगा, उतनी अच्छी तरीके से फैमिली जो है, वो आगे बढ़ेगी। तो ये ईएसजी का एक छोटा-सा फ्रेमवर्क मैंने डिस्कस किया, एक फैमिली के रिस्पेक्ट में, जब आप एज़ अ इंडिविजुअल अपनी फैमिली को देखते हो ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इंडस्ट्रियल लेवल में आते हैं, बिज़नेस लेवल में आते हैं, तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है जब जिसको हमें ईएसजी के थ्रू कवर करना होता है और जो एनवायरनमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस की नीड है, उसको एड्रेस करना होता है। तो हमेशा मतलब ये जो मैंने बेसिक बताया, अ, आपके एज़ अ इंडिविजुअल आपको कंसीडर करने के रिस्पेक्ट में आप अपने घर के पॉइंट ऑफ व्यू से ईएसजी को सोचोगे, तब आप बेटर एक समझ सकते हैं ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी, अपने बिज़नेस के रिस्पेक्ट में। के साथ ही ईएसजी का जो अ, हम जब इनलाइन करते हैं, अलाइन करते हैं ईएसजी के फ्रेमवर्क को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है यूनाइटेड नेशंस के, तो जो हमारा आउटकम निकल के आता है, जो हमारे मैट्रिक्स निकल के आती है, जो हमारे रिजल्ट्स निकल के आते हैं, वो बेटर निकल के आते हैं कि इन थॉरो मैनर, इन डिटेल मैनर हम कैसे इन 17 गोल्स को लिंक कर सकते हैं अपनी ईएसजी मैट्रिक्स के अंदर, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है, वो हमारे लिए एक ज़्यादा ऑप्टिमल बन पाती है। वो हम आने वाले सेकंड पार्ट्स या थर्ड पार्ट्स में 17 गोल्स को यूएन के इन डिटेल डिस्कस किए करेंगे। 17 गोल्स हैं, जो कि कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, कुछ सोशल से रिलेटेड है, कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड है। और मैंने यहाँ पे सोशल की जगह सोसाइटी किया है, ये समझाने के लिए कि ज़्यादा उसको क्लियर मैनर में आपको आपके सामने रखने के लिए सोशल को मैंने सोसाइटी वर्ड में कन्वर्ट किया है। तो अभी हम आगे चलेंगे तो समझेंगे इस डिटेल में इन्वायरमेंट और गवर्नेंस और सोसाइटी में किन-किन चीज़ों को एड्रेस करना है। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस ट्रेनिंग सीरीज़ में थ्रू आउट द जब तक हम कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को, तभी आप जो ओवरऑल मैट्रिक्स है ईएसजी की वो समझ सकोगे और किस तरह से चीज़ों को एड्रेस करना है, किस तरह से हमें
मैट्रिक्स डेवलप करनी, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें फुलफिल करनी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे, समझेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे इंडियन गवर्नमेंट का स्पेसिफिक रेगुलेशन है BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का, सेबी के अंडर। उसका भी मैंने यहाँ पे एक जो बेसिकली हमने थंबनेल मैंने बनाया है उसके अंदर डिटेल डाली हुई है BRSR के रिलेटेड। इसमें 9 प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, उनको भी इंटरलिंक करेंगे ESG के थ्रू। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की बात होती है, UN के अंदर जो गोल्स हैं वो कंट्रीज को अपने एज ए कंट्री रिप्रेजेंट करना होता है कि उन गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिजल्ट रहा और क्या इम्प्रूवमेंट्स रहे और किस तरह से कंट्रीज ने इंडिविजुअली उन गोल को एड्रेस किया। लेकिन उसके सपोर्ट में जो सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक, वो है इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस जो है उस कंट्री के अंदर रन करते हैं, जो कि जितना अच्छे तरीके से ESG को एड्रेस करेंगे और उससे रिलेटेड इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, वही जाके हमारा जो कंट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके रिस्पेक्ट में वो कंट्री अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएगी, अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा पाएगी यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे। तो ये बेसिकली एक हिरार्की है जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से चलती है और ESG के फ्रेमवर्क से होते हुए BRSR तक आती है, ठीक है। तो इसमें जो BRSR का फ्रेमवर्क है, इंडियन गवर्नमेंट का रेगुलेशन है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व होते हैं कंबाइंड मैनर में, तब जो ये प्रॉपर नीड है ESG की BRSR के रिस्पेक्ट में वो फुलफिल हो पाती है। तो अभी मेरा पार्ट 1 जो ट्रेनिंग का वीडियो का पार्ट है उसमें फोकस है कि हम इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और नीड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है ESG को समझने के लिए। कुछ लोग इसको इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं बस, कुछ लोग इसको सोसाइटी से रिलेट करते हैं और गवर्नेंस पे ध्यान नहीं है। तो उसको हम डिटेल में समझेंगे कैसे जो ये फ्रेमवर्क है ESG का वो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कवर अप करना है और चीज़ों को एड्रेस करना है ESG के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरी पहली स्लाइड है, आप समझ गए होंगे। मेरा नाम है आशीष, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मैंने एक पिक्चर लिया है अपने थंबनेल में रिप्रेजेंट किया है, और जो कि हम आने वाले पार्ट्स में 17 को डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि कौन कौन से गोल्स हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सेकंड मैंने जो लिया है ESG का पिक्चर इसके अंदर थंबनेल के अंदर, वो है इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस का। और थर्ड है BRSR, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग की बात है, ठीक है। इसमें 9 प्रिंसिपल्स है BRSR के एनेक्चर 2 में, वो भी हम आने वाले ट्रेनिंग के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो ESG की रिपोर्टिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं GRI और भी हैं, उनको भी हम समझेंगे आने वाले पार्ट्स में। और ये हमारी कंपनी का लोगो है जिसके बिहाफ पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, एडिसन क्वालिटी रजिस्ट्रार EQR, ठीक है। तो ये बेसिक था, हम आगे चलते हैं ट्रेनिंग स्लाइड पे। तो सबसे पहली जो बात है वो है ओरिजिन ऑफ ESG की, कि जो ESG वर्ड कॉन्सेप्ट निकल के कहाँ से आया उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो पहला इसका जो कॉन्सेप्चुअल रूट है 2000 से पहले के सालों में हम देखें तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में निकल के आया, जब 1950 और 1980 के बीच में हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहते थे। तो जैसे कि मैंने अदर ट्रेनिंग दिए हुए हैं, अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसमें मैंने डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड में भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी स्पेसिफिकली, कि किस तरह से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो
ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग्स हैं, जो भी इंटर रिलेशंस हैं उसके उसके नेबर्स के साथ, वो चाहे किसी भी तरह का लैंड हो, पीपल हो, अ, या फिर इन्वायरमेंट हो, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी आइडेंटिफाई करती है और एड्रेस करती है, उसके रिस्पेक्ट में फ्रेमवर्क था। तो ये इनिशियल कॉन्सेप्ट था जो ईएसजी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं या फिर एज अ ओरिजिन समझते हैं, जो कि 1950s और 1980s के दौरान एज अ इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हम एड्रेस करते थे ईएसजी के रिस्पेक्ट में। लेटरली इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट एक देखने को मिला ग्लोबली, जो 1960s और 1990 के दौरान था, क्योंकि जो साइंटिफिक रिसर्च की सारी चीज़ें तो ऑन गोइंग मैनर में चल रही थी। हमने वर्ल्ड वॉर वन देखा, वर्ल्ड वॉर टू देखा, हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखा, इवोल्यूशन देखा, हम आज इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं। इसके साथ ही साथ जब इंडस्ट्री 1.0 था, 2.0 था, 3.0 था, 4.0 में है आज, तो उसके साथ ही साथ क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में और ईएसजी के रिस्पेक्ट में भी साइंटिफिक स्टडीज आगे बढ़ रही थी समय के साथ ही साथ। तो ये हमें इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट के रिस्पेक्ट में चीज़ें को देखने को मिली ग्लोबली। ठीक है, तो ये 1960s से 1990s का दौर था जिसमें ये चीज़ें निकल के आई। थर्ड जो बात थी, जब कॉन्सेप्चुअल रूट की हम बात कर रहे हैं प्री 2000, उसमें था कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म का। तो यहाँ पे बेसिकली ये 1990s के दौरान हुआ जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म के रिस्पेक्ट में बात हुई, जहाँ पे कुछ कंट्रीज स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट्स को गवर्न करने के लिए जो उनका इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, उनका गवर्नेंस इन सारी चीज़ों को लेके किस तरह का है सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे रिफॉर्म किए गए हैं, जिससे चीज़ें ज़्यादा ट्रेसेबल बन सकें, जो एविडेंस है उसके रिस्पेक्ट में वो फ्रेम किए जा सके, और जो जस्टिफिकेशन है, ट्रेसेबिलिटी है, आइडेंटिफिकेशन है, वो बेटर हो सके। ये थर्ड फेस आया जब हम कॉन्सेप्चुअल रूट की बात करते हैं, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म का है, सीजीआर, जो कि 1990s के दौर में हुआ था। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, उसमें है फॉर्मल बर्थ ऑफ ईएसजी 2004-2005 की बात है। तो ये इस दौरान बेसिकली जो ईएसजी का फ्रेमवर्क है वो क्लियर हुआ, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से क्लियर हुआ कि हमें ईएसजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को देखना है और किस तरह से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो 2004 में यूनाइटेड नेशंस का ग्लोबल कॉम्पैक्ट पब्लिश हुआ था, उसमें जो टाइटल थी हु केयर्स विंस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टैगलाइन है, हु केयर्स विंस। तो जब हम पॉजिटिव मैनर में सब चीज़ों को देखते हैं इंडस्ट्री को, उसका इम्पैक्ट है, तो यहाँ केयरिंग की बात है, वो चाहे इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हो, सोसाइटी के रिस्पेक्ट में हो, गवर्नेंस के रिस्पेक्ट में हो। तो जो हमारा ईएसजी का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा डिफाइन करता है कि हमारे साथ जो फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट है हमारा, या फिर एसोसिएशन है, वो चाहे बैंक्स का हो, इंश्योरेंस का हो, या फिर इन्वेस्टर्स का हो, वो उतना अच्छा हो पाएगा। तो जो इंटर रिलेशन है ईएसजी का और ये फाइनेंशियल सिस्टम का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैगलाइन बनाई गई, हु केयर्स विन का। ठीक है, तो जो जितना अच्छा केयर करेगा उसको उतने अच्छे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ग्लोबली, और वो उतना अच्छा ग्रो कर पाएगा फ्यूचर में, जिससे कि वो आगे जी सके। तो ये बेसिकली मीम था जो 2004 के अंदर ये बेसिकली टैगलाइन निकल के आई, यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो पब्लिश हुआ। इसके अंदर
मैंने बात की है फर्स्ट फॉर्मल यूज ऑफ ईएसजी एज इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क फ्रेमवर्क। तो जैसे कि मैंने बताया इन्वेस्टमेंट की बात, वो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो फाइनेंशियल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें मैंने बैंकिंग की बात बताई, इंश्योरेंस की बात बताई, आपको इन्वेस्टर की बात बताई, जो कि मेजर इन्वेस्टर्स होते हैं जब हम एक फाइनेंशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं या फिर हमें नीड पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उसके फ्यूचर, उसकी प्लानिंग है बिजनेस के रिस्पेक्ट में, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट हैं उनको एड्रेस करने के लिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे रिस्क फ्रेमवर्क की भी बात है कि जब भी कोई इन्वेस्टर होता है तो वो ये देखता है जो रिस्क हैं ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने अच्छे तरीके से एड्रेस किए गए हैं, रिस्क मैनेजमेंट कितना अच्छा है ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो इन्वेस्टर फिर इन्वेस्ट करता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा 2004 में ये चीज़ें निकल के आई हु केयर्स विंस की, जो मैंने बताई हैं आपको। नेक्स्ट जो बात आई 2005 में, इसके अंदर है यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, UNEPFI। तो यूएन EPFI जो फुल फॉर्म है मैंने बता दिया यहाँ पे, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव। इसके अंदर बेसिकली इनिशिएटिव की बात है कि किस तरह से हम ईएसजी को फ्रेम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर नीड्स, उनको समझाया गया। जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिया गया है लिंक्ड ईएसजी विथ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ लॉन्ग टर्म बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जब हम ईएसजी की बात करते हैं, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म के रिस्पेक्ट में हमें ईएसजी को लिंक करने की बात है। तो इसके अंदर जो UNEPFI की बात है उसके अंदर दो चीज़ें पहले निकल के आई, एक फाइनेंशियल सेक्टर और एक फाइनेंस डिसीजन मेकिंग की। तो फाइनेंशियल सेक्टर्स जो हैं जैसे कि मैंने बताया, जो बैंक्स हैं, इंश्योरर है, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए चीज़ों को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक उनको डेटा देना था जिसपे वो डिसीजन मेकिंग कर सके इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, और चीज़ों को ज़्यादा ट्रस्ट वर्थी बना सके, और जो यूएन के गोल्स हैं उस समय के या फिर फ्यूचर के, उसको एड्रेस कर सके। तो ये पहला फाइनेंशियल सेक्टर था। सेकंड था फाइनेंस डिसीजन मेकिंग का, जिसके थ्रू जो फाइनेंस का इकोसिस्टम है उसको हम सपोर्ट कर सके। तो ये फाइनेंस डिसीजन मेकिंग की जो का फ्रेमवर्क था, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं यूनेप एफआई के रिस्पेक्ट में, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, जो कि हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसके थ्रू हमारा निकल के आया GRI, जो कि ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है, GRI। सेकंड में निकल के आया कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट की बात आई, CDP की, जो कि आज भी हम एज अ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं जब हम ESG को एड्रेस करना होता है एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा दो पॉइंट कवर हुआ यहाँ पे। कॉन्सेप्चुअल रूट्स की हमने बात की, फॉर्मल बर्थ ऑफ ESG की बात की। थर्ड हमारा जो है वो है की शिफ्ट की बात, की ओरिजिन ऑफ ESG के रिस्पेक्ट में है। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रॉम डूइंग गुड, मैनेजिंग रिस्क, वैल्यू एंड रेजिलेंस। ठीक है, तो ये हमारा जब हम ओरिजिन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा डूइंग गुड की बात थी, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिस्पेक्ट में हमने देखा। और फिर हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट के रिस्पेक्ट में हम समझ सकते हैं डूइंग गुड को, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स की रिस्पेक्ट में भी इसको देख सकते हैं, जहाँ पे चीज़ें स्ट्रेंजेंट नहीं थी, स्ट्रिक्ट नहीं थी, और एक तरह से हम एक इस तरह से चीज़ों को ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हम कर सकते हैं एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। उस चीज़ के लिए हम चीज़ों अपनी कंपनी के का जो सिस्टम था उस पे हम वर्क कर रहे थे, हमारा सिस्टम कंपनी का उस अकॉर्डिंग वर्क कर रहा था। अब नेक्स्ट फेज में हम हैं
जो जो फॉर्मल बर्थ ऑफ ईएसजी की हम बात कर रहे हैं 2004 से 2005 की, यहाँ पे हमारा जो शिफ्ट है वो देखने को मिलता है ईएसजी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे हम मैनेजिंग रिस्क, वैल्यू और रेजिलेंस की बात कहते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से जो रिस्क है उनको हम मैनेज करेंगे, वैल्यू जो है ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैसे इन्हेंस करेंगे, और जो भी अ, हमारे रिलेशंस हैं इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, या फिर जो भी हमारे रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हम देख रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं, उसमें हम कितने रेजिलिएंट हो सकते हैं एज अ कंपनी। ठीक है, जो भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं उस पर हम बात करते हैं। और जो हमारा ईएसजी फ्रेमवर्क है ये ओवरऑल मैनेजमेंट की बात कहता है कि हम कैसे ईएसजी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, और किस तरह से हम हमारी जो कंपनी है वो रेजिलिएंट है टू आवर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस और वैल्यू क्रिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ईएसजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये चीज़ें हैं हमने डिस्कस की शिफ्ट की। यहाँ पे रिस्क बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अभी मैं आगे आने वाले समय में इनको लिंक करूँगा अलग अलग स्टैंडर्ड से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है हर चीज़ का स्टैंडर्डाइज होना जब भी हम प्रॉपर एड्रेसिंग की बात कहते हैं। क्योंकि रिपोर्टिंग तो एक चीज़ है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी और आइडेंटिफिकेशन की बात है, तो उस चीज़ के लिए भी आगे आने वाले समय में फ्रेमवर्क्स आएंगे के थ्रू ये सारी चीज़ें गवर्न होंगी। तो हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड्स को अपने सिस्टम के अंदर अप्लाई करते हैं, फुलफिल करते हैं, कंप्लाई करते हैं, कंफर्मिटी शो करते हैं, तभी वो चीज़ हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड है, वो ईएसजी का कोई सा भी पॉइंट हो उसके रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ ईएसजी था, ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो ईएसजी इवोल्यूशन की है, माइलस्टोन्स हैं, ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इनको देखना है। जो ईएसजी का इवोल्यूशन है और जो माइलस्टोन्स इंपॉर्टेंट है ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। तो पहला जो कॉलम है इसमें मैंने पीरियड लिया है, फिर ईएसजी डेवलपमेंट की बात है सेकंड। तो 90s की बात है, इन्वायरमेंटल कंप्लायंसेस थे, ग्लोबल रिफॉर्म्स थे जो हमने डिस्कस किया ओरिजिन में। ये 2000 से 2005 का पीरियड था जिसमें ईएसजी कॉन्सेप्ट फॉर्मलाइजेशन की बात हुई यूएन इनिशिएटिव्स के रिस्पेक्ट में। फिर 2006 का पीरियड आया, उसमें यूएन प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की बात हुई, पीआरआई की, जो मैंने आपको बताई। फिर 2010-2015 का बात आया जिसमें सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात थी, जो जीआरआई सीडीपी की मैंने बात आपको बताई। फिर 2015 की बात आई जिसमें पेरिस एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेज था और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ईएसजी के रिस्पेक्ट में। इसमें हमने क्लाइमेट के ऊपर फोकस किया और ये जो हमारे 17 गोल है यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वो निकल के आए। नेक्स्ट जो 2015 के बाद पीरियड आया वो 2018 से 2020 का था। इसके अंदर ईएसजी इंटीग्रेटेड इनटू रेगुलेशंस एंड फाइनेंसेस। ठीक है, तो ये दौर अभी हमारा चल रहा है और अभी हम फिर नेक्स्ट पे बात करते हैं 2021 और प्रेजेंट की, मैंडेटरी डिस्क्लोजर, क्लाइमेट रिस्क एंड सप्लाई चेन। ठीक है, तो आप भी बीआरएसआर को जानते होंगे, सेबी ने किस तरह से रेगुलेट किया है चीज़ों को, अ, अ, किस टर्नओवर की कंपनीज को मिनिमम करने के लिए या फिर जो टॉप कंपनीज हैं इंडिया की को फुलफिल करने की रिक्वायरमेंट रखी है। तो वो हमारा मैंडेटरी डिस्क्लोजर के रिस्पेक्ट में ही चीज़ें हुई हैं। तो ये हमारा टोटल इवोल्यूशन था ईएसजी का जो हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है सप्लाई चेन की, क्योंकि जो इंडिया से मेजर कंपनीज हैं और जो परसेंटेज है मेजर वो सप्लाई चेन का ही कहीं ना कहीं पार्ट है।
जो बड़ी कंपनीज हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सप्लाई चेन को हमें इंश्योर करना है ईएसजी के रिस्पेक्ट में, कि कैसे हम एज अ बिग कंपनी, एज अ बिग फर्म, जो हमारी थ्रू आउट सप्लाई चेन है, उस उसके अंदर हम जो ईएसजी के हमारा फ्रेमवर्क है, रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं और इन्हेंस कर रहे हैं और ऑप्टिमल बना रहे हैं। तो ये हमारा गोल होना चाहिए, जो कि अभी हमारा पीरियड है 2021 से प्रेजेंट का, और ईएसजी डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपको समझ में आएंगे। प्रीवियस स्लाइड्स में भी मैंने बताया और यहाँ पे मैंने आपको इवोल्यूशन है उसके बारे में गाइड किया। जो चीज़ें हुई हैं समय के साथ ईएसजी के रिस्पेक्ट में, वो सारी चीज़ें आपको पता चली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है ट्रेनिंग की, उसमें ईएसजी एडॉप्शन बाय कंट्रीज की बात है, इंडस्ट्रीज फोकस है, ये ध्यान रखिएगा कि जो एडॉप्शन है ईएसजी का कंट्री के द्वारा, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री को फोकस में रख के, सेंटर में रख के, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो मेजर कंट्रीज हैं वो मैंने ली हैं, डिफरेंट कंट्रीज का अभी क्या पॉइंट है, ईएसजी को लेके क्या स्टेटस है, किस तरह से वो टेक केयर कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं, एड्रेस कर रही हैं ईएसजी को अपनी कंट्री के अंदर, इंडस्ट्री के, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला है यूरोपियन यूनियन, मैंने लिया है ईयू। तो ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेगुलेटरी लीडर, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है एज अ हेडिंग। तो लीडिंग पोजीशन पे है ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयू जो है। और जो यहाँ पे रेगुलेशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं ईएसजी के लिए, वो मैंडेटरी हैं। कंप्लायंस ड्रिवन मार्केट है वहाँ का, और की रेगुलेशंस वहाँ पे प्रेजेंट है जब हम ईएसजी की बात करते हैं और वहाँ के बिजनेसेस की बात करते हैं ईयू के अंदर, जो उसकी टेरिटरी में प्रेजेंट है। यूरोपियन यूनियन जानते हैं आप, ग्रुप ऑफ कंट्रीज की है यूरोपियन यूनियन के अंदर, जो ईयू को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ होल टीम। और इसके बाद जो मैंडेटरी कंप्लायंस और की रेगुलेशन है, उसके अंदर जो की रेगुलेशंस है वो है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव है वहाँ पे, जो गवर्न करता है ईएसजी को। और उसके थ्रू इस डायरेक्टिव को फुलफिल करके, इसकी जो रिक्वायरमेंट है डायरेक्टिव की, वो उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं ईएसजी के रिस्पेक्ट में। तो ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है वहाँ के बिजनेसेस को, अपनी जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है उसको एड्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट वहाँ पे रेगुलेशन है वो ईयू टैक्सोनॉमी की बात है, कि जो हमने अभी तक बात की थी कार्बन इमिशन की, या फिर जीएचजी इमिशन की, या फिर सोशल सिक्योरिटी की, गवर्नेंस के थ्रू। उसके थ्रू जब हम ये जो डायरेक्टिव है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव है, उसके थ्रू हम किस तरह से ईयू की जो टैक्सोनॉमी है उसको हम वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। वहाँ पे स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं। जो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, जब उनको जितनी अच्छी तरीके से एड्रेस करते हैं, हमारी रिपोर्ट्स जितनी अच्छी होती हैं, हमारी कंप्लायंसेस जितने अच्छे होते हैं, हमारी ओवरऑल गवर्नेंस जितना होता है ईएसजी के रिस्पेक्ट में, उतनी हमें टैक्स में बचत मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये ईयू टैक्सोनॉमी का रेगुलेशन है ईयू के अंदर। नेक्स्ट जो बात है वो एसएफडीआर की बात है, जिसमें सस्टेनेबल फाइनेंस डिस्क्लोजर रिपोर्टिंग की बात है। तो सस्टेनेबल फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो यहाँ पे सस्टेनेबल फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ये रिलेट करता है, जो बेसिकली ग्रेडिंग है अलग अलग कंपनीज की सिंगल डिसिप्लिन के अंदर, और उसके साथ तो जिनकी सिमिलर कंपनीज की ग्रेडिंग जितनी अच्छी ईएसजी के रिस्पेक्ट में, उनकी मेथोडोलॉजी होगा, गवर्नेंस होगा, फ्रेमवर्क होगा, कंप्लायंसेस होंगे और सेविंग्स होंगी, वो उतनी अच्छी ग्रेड उनको मिलेंगे। और उसके बेसिस पे ये सस्टेनेबल फाइनेंस जो है, और उसके रिस्पेक्ट में डिक्लेरेशन रेगुलेशन है, डिस्क्लोजर रेगुलेशन है, वो हमें वहाँ पे हम चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे।
तो इसीलिए ये जो ईयू है अभी लीडर है ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और अ, इस तरह से हमें देखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि हम यहाँ पे कंट्रीज की बात कर रहे हैं ईएसजी एडॉप्शन के रिस्पेक्ट में। तो मार्केट ड्रिवन ईएसजी की बात है यूनाइटेड स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट ये हेडिंग ली है मैंने, मार्केट ड्रिवन ईएसजी के लिए पहले हमें मार्केट ड्रिवन का समझना पड़ेगा कि मार्केट ड्रिवन क्या है। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी डिफरेंट कंट्रीज में वर्क करती है, एक अमेरिकन कंपनी अमेरिका में वर्क कर रही होगी, हो सकता है वही कंपनी इंडिया में वर्क कर रही हो, या फिर चाइना में वर्क कर रही हो, ईयू में वर्क कर रही हो, ऑस्ट्रेलिया में वर्क कर रही हो, जापान में वर्क कर रही हो। तो जो ईएसजी का रिक्वायरमेंट है डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग है। तो एज अ मार्केट देखना है उस कंट्री को, और उसके रिस्पेक्ट में जो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर रिक्वायरमेंट है ईएसजी को लेके, वहाँ की कंपनी उस अकॉर्डिंग चीज़ों को एड्रेस करती है। तो इस तरह से आप ये मार्केट ड्रिवन ईएसजी को समझ सकते हो, जो यूनाइटेड स्टेट्स के रिस्पेक्ट में है, जो उसका उनका एडॉप्शन है ईएसजी को लेके। मार्केट ड्रिवन में जो सेकंड जो अंदर पॉइंट है ब्रैकेट में मैं लिया है इन्वेस्टर एंड लिटिगेशन ड्रिवन। तो जो इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैंने बताया, जो इन्वेस्टर हैं डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, वो चाहे इंश्योरर हो, बैंक्स हो, या फिर इन्वेस्टर हो, वो उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड स्टेट है वो एड्रेस करता है ईएसजी के फ्रेमवर्क को, रिक्वायरमेंट को। सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर लिटिगेशन ड्रिवन की, कि लिटिगेशन जो है ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ना हो गवर्नेंस को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, सोशल एक्टिविटी को लेके इस तरह का लिटिगेशन ना हो। हाँ, या फिर इस तरह से उसको मार्केट के रिस्पेक्ट में ये हम कवर कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारे फैक्टर्स एडॉप्शन के अंदर है जब हम ईएसजी की बात करते हैं यूएस के रिस्पेक्ट में। की ड्राइवर्स क्या क्या है फिर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ईएसजी को लेके, उसमें है एसईसी क्लाइमेट डिस्क्लोजर रूल्स है, जो कि इमर्जिंग कंडीशन में है, इमर्ज हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया वो मार्केट ड्रिवन है, तो वो इसलिए इमर्जिंग है। यूनिफाइड रूल नहीं है ईएसजी को लेके अभी। वर्ल्ड वाइड गोल्स की वहाँ पे बात हो रही है, जैसे हमने यूरोपियन यूनियन के रिस्पेक्ट में रेगुलेशन की बात करी, टेक्सोनॉमी की बात करी, एसएफडीआर की बात करी। ग्लोबल इस तरह की चीज़ें नहीं है, इसीलिए जो पर्टिकुलर एसईसी क्लाइमेट डिस्क्लोजर रूल्स हैं वो इमर्जिंग कंडीशन में है, जो कि यूएस अडॉप्ट करता है अपनी ईएसजी के रिस्पेक्ट में चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। एसईसी का फुल फॉर्म है यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। नेक्स्ट जो इसके अंदर बात है की ड्राइवर की, वो है शेयर होल्डर एक्टिविज्म, ठीक है। तो शेयर होल्डर को भी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, जो मैंने समझाया। तो शेयर होल्डर की जो रिक्वायरमेंट्स है किस कंट्री से है, अम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ईएसजी को लेके, उसका वो कितना एक्टिव है ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें एज अ ड्राइवर वर्क करती हैं जब हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एडॉप्शन की बात करते हैं रिस्क ईएसजी को लेके। नेक्स्ट इसके अंदर जो मैंने की ड्राइवर लिया है वो रिस्क मैनेजमेंट एंड ब्रांड वैल्यू। तो रिस्क मैनेजमेंट जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था ईएसजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, रेजिलियंस की बात करते हैं, और साथ ही साथ वैल्यू की बात करते हैं। के कॉन्टिनेशन में जो की ड्राइवर है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ईएसजी को लेके वो रिस्क मैनेजमेंट है और ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिटिगेशन की, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ईएसजी का ऑप्टिमाइजेशन है, उसका एडॉप्शन है उसको लेके। तो दो हमारे हो गए, थर्ड हमारा जो है वो है यूनाइटेड किंगडम। इसके अंदर जो मैंने हेडिंग ली है वो है गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी फोकस, ठीक है। तो गवर्नेंस का मीन्स ये है
इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ से कि यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है वो गवर्न करती है, और ट्रांसपेरेंसी हो ईएसजी को रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में लेके उसके ऊपर फोकस है यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट का। तो जो इसके अंदर फर्स्ट मैंने सब हेडिंग ली है वो गवर्नेंस लेड ईएसजी है। द गवर्नमेंट लीड करती है ईएसजी को, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ईयू से यूनाइटेड किंगडम अलग हुआ है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर यहाँ पे कंडीशन है। इसीलिए मैंने यहाँ पे गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी फोकस के साथ साथ गवर्नमेंट लेड ईएसजी पॉइंट डाला है स्लाइड के अंदर। यू में हमने समझा था वहाँ पे प्रॉपर डायरेक्टिव्स हैं, रेगुलेशंस हैं ईएसजी को गवर्न करने के लिए, बेनिफिट्स देने के लिए और उनको बेटर बनाने के लिए ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके नेक्स्ट जो सब हेडिंग ली मैंने, क्रीम फ्रेमवर्क क्या है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो ईएसजी की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस कैसे करेगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे मैनेज करेगा, गवर्नमेंट लीड कैसे करेगी, तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे TCFD है जो कि मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, और साथ ही साथ यूके स्टीवार्डशिप कोड की बात है कि ये चीज़ें वहाँ पे ईएसजी को एड्रेस करने के लिए मैंडेटरी है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडस्ट्रीज को देना है। TCFD का फुल फॉर्म है टास्क फोर्स ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, और साथ ही साथ यूके स्टेट वार्डशिप कोड जो है वो प्रिंसिपल्स की बात करता है, देखिए हम जो कि हमारे इंडिया में जो हम प्रिंसिपल्स हमने डेवलप किए हैं 9 BRSR के अंदर, तो उसी तरह से मैंने TFSD को बताया कि डिस्क्लोजर देना है, मैंडेटरी है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में उसकी जो ट्रेसिबिलिटी है, उसकी ग्रेडिंग है, जो वहाँ पे सिलेक्शन है वो प्रॉपर हमें डिस्क्लोज करना होता है एज अ कंपनी, एज ऑर्गेनाइजेशन, और इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो लीड करती है ESG को और गवर्न करती है, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी की बात है तो प्रॉपर ऑडिटिंग भी होती है, जो ESG के मेट्रिक्स हैं जो उसको कंपनी ने, ऑर्गेनाइजेशन ने एड्रेस किया है उसके रिस्पेक्ट में, और यूके स्टैट्यूटशिप कोड्स हैं जो प्रिंसिपल की मैंने बात करी, इसके थ्रू हमें ट्रेसेबल बनाना है ESG को, गवर्न करना है, कंट्रोल करना है, एड्रेस करना है, और फर्दर के ऊपर यूके की गवर्नमेंट गवर्न करती है और ऑडिट भी कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं, थ्री कंट्रीज की हमने बात करी। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी हमारा ESG एडॉप्शन बाय कंट्रीज में ही इंडस्ट्री फोकस के रिस्पेक्ट में थ्री अनदर कंट्रीज की मैंने बात की है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो चाइना की बात है, तो यहाँ पे पॉलिसी मैंडेटेड है, ग्रेजुअल ट्रांसपेरेंसी है। तो पॉलिसी मैंडेटेड की मीन्स ये है कि जो भी बेसिकली इन्वायरमेंटल पॉलिसी हो सकती है, सोशल सिक्योरिटी की पॉलिसी हो सकती है, तो ये पॉलिसीज बेसिकली वहाँ पे मैंडेटेड है ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो मैंने सब लिया है ग्रेजुअल ट्रांसपेरेंसी की, कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और उसका फोकस है टाइम के साथ ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंट बनाने का, जो भी ESG को के रिस्पेक्ट में उनकी एड्रेसिंग है कंपनी के रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये दो चीज़ें हैं जो चाइना जिस तरह से ESG को अडॉप्ट कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर, फर्स्ट है पॉलिसी मैंडेटेड और ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिया है कि फोकस एरिया उनका क्या है, वो है पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसोर्स इफिशिएंसी, सोशल स्टेबिलिटी। तो जो पॉलिसीज होंगी वो इनके रिस्पेक्ट में होंगी, जो चाइना मैंडेट कर रहा है पॉलिसी को, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हो सकती है, रिसोर्स इफिशिएंसी के लिए हो सकती है, सोशल स्टेबिलिटी को लेके हो सकती है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो है पोल्यूशन कंट्रोल, रिसोर्स इफिशिएंसी और सोशल स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक रही चाइना की बात। नेक्स्ट चलते हैं, जापान है हमारा, मैंने लिया स्लाइड में। तो यहाँ पे जो अडॉप्शन है ESG का वो गवर्नेंस एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू के रिस्पेक्ट में है कंट्री के अंदर, जापान के अंदर।
इंडस्ट्रीज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे है जो मैंने हेडिंग दी है गवर्नेंस एंड कल्चरल इंटीग्रेशन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने वर्ड लिया है जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, जब हम ESG को एड्रेस करने की बात कहते हैं, अभी तक हमने जो भी बात करी सिनेरियोज थे अभी तक ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जापान के लिए टफेस्ट है। चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, तो इसीलिए गवर्नेंस वहाँ पे है गवर्नमेंट के थ्रू एज अ रेगुलेशन। साथ ही साथ कल्चरल इंटीग्रेशन, एक इन डेप्थ चीज़ों को समझना हो जाता है। इसके साथ ही जब हम गवर्नेंस और कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इसके की ड्राइवर्स क्या हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है वहाँ पे, इसी वार्ड और स्टीवार्डशिप कोड भी हैं जो कि यूज़ करते हैं कंपनीज, वहाँ की इंडस्ट्रीज ESG को अडॉप्ट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। और फर्दर जापान गवर्न करता है और लॉन्ग टर्म वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसको असेस करता है और एड्रेस करता है। तो ये जापान की बात थी। नेक्स्ट हमारा इंडिया की बात हम करते हैं अपने। तो यहाँ पे ESG का एडॉप्शन कैसे किया गया है इंडस्ट्री को फोकस रखते हुए, यहाँ पे कंप्लायंसेस की बात है, डेवलपमेंट मॉडल के अंदर है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने कुछ साल पहले ही हमने जो BRSR है उसको लॉन्च किया है। तो कंप्लायंसेस का फ्रेमवर्क है, डेवलपमेंट मॉडल में है ये, और इसके अंदर जो चीज़ें हम कर रहे हैं रेगुलेटरी है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो रेगुलेटरी है, सेबी के अंडर में है, उसको गवर्न कर रही है एज अ रेगुलेशन। साथ ही साथ जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो चल रहा है ESG के अडॉप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारा पूरा सप्लाई चेन है उसको ढालने की कोशिश है, वो चल रही है इंडिया के अंदर। के अंदर जो की रेगुलेशंस हैं वो BRSR है, CSR मैंडेट्स हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर डिस्क्लोज करने के लिए अभी कुछ साल पहले ही इसको मैंडेटरी किया है। CSR मैंडेट देना है आपको, और साथ ही साथ जो हमारा BRSR है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का, वो 9 प्रिंसिपल के साथ हमारा सेबी ने दिया है, पब्लिश किया है, जो हमारी कंपनीज फुलफिल कर रही हैं और इन प्रोसेस हैं। तो ये 6 कंट्रीज का मैंने डिस्कस किया, और एक यूरोपियन यूनियन जो मेंबर्स कंट्री हैं उनके साथ साथ ओवरऑल जो एडॉप्शन है ESG का, वो हम समझ सकते हैं कि किस स्टेज पे है, किस लेवल पे है, कंपेयर कर सकते हैं, बेंचमार्क कर सकते हैं, और यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एज अ कंट्री, एज अ इंडस्ट्री, एज अ कंपनी को इम्प्रूव और इन्हेंस करने के लिए। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्लाइड जो है वो मैंने लिया है ESG प्रॉब्लम्स एड्रेस फॉर इंडस्ट्री पिलर वाइज। तो पिलर्स 3 पिलर हैं ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस के। तो कौन कौन से प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं इंडस्ट्री, जो एड्रेस करती है ESG के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है इन्वायरमेंटल में, क्लाइमेट चेंज की बात है, कार्बन इमिशन की बात है, वाटर स्कैरसिटी की बात है, वेस्ट एंड पोल्यूशन की बात है, बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात है। तो आप इनकी मीनिंग समझ रहे होगे, थोड़ा मैं और ब्रीफ करता हूँ। क्लाइमेट मतलब जो हमारे टेम्परेचर्स हैं, और वो मौसम जो हम बात करते हैं, हमारे यहाँ मौसम्स होते हैं इंडिया में अलग अलग, तो उसमें मौसम में जो हमारा बदलाव देखने को मिल रहा है उनको एड्रेस करना है इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्बन इमिशन की बात है, तो यहाँ पे कार्बन इमिशन को आप अ, एक बड़े फॉर्म में देखिए, GHG इमिशन की पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखिए, क्योंकि कार्बन इमिशन हम एक जनरल वर्ड सुनते हैं, लेकिन वो हमें उसको देखना है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इमिशन के रिस्पेक्ट में, जो इफेक्ट डालते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, उन्हें हमें टेक केयर करना होता है, जो हम अभी आने वाले पार्ट्स में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में GHG इमिशन को। फिर है वाटर स्कैरसिटी की
जो एडिक्वेसी है वाटर की, उस पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, वेस्ट एंड पोल्यूशन किस तरह से हम कंट्रोल कर रहे हैं। और नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी लॉस की। तो अभी तक मैंने इसको डिस्कस किया है, मेरी एक ट्रेनिंग वीडियो है एनवायरमेंटल को लेके, आईएसओ 14001 की, आप उसको देख सकते हो। ट्रेनिंग के लिंक उसकी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल के ऊपर यूट्यूब के। नेक्स्ट जो है पिलर वो है सोशल, इसमें वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है, ह्यूमन राइट्स इन सप्लाई चेन की बात है, डाइवर्सिटी इक्वालिटी इंक्लूजन की बात है, और कम्युनिटी इम्पैक्ट की बात है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये इसके लिए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है ISO 26000 का, जो कि इसको गवर्न करता है। इसके कुछ पार्ट्स ISO 45001 के अंदर है, जिसकी ट्रेनिंग मेरी डिटेल, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको आप वहाँ से आप अभी बेसिक नॉलेज गेन कर सकते हो इन्वायरमेंटल और सोशल के रिस्पेक्ट में। थर्ड जो है गवर्नेंस की बात है, ब्रॉड बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स एंड एंटी करप्शन, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। तो गवर्नेंस के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जिसके लिए हम डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट सिस्टम के, जैसे कि 9001 है। ऑटोमोटिव की बात करें IATF 16949 है। रेलवे की बात करें ISO 22163 है। फूड की बात करें ISO 22000 है। मेडिकल डिवाइसेस की बात करें तो ISO 13485 है। और इसी के साथ साथ जो मेजर स्टैंडर्ड्स हैं वो गवर्नेंस के लिए यूज़ कर सकते हो आप, जिसमें आप 9001 बेसिक है आपका, इसके थ्रू एक अच्छा गवर्नेंस आप इस्टेब्लिश कर सकते हो अपने कंपनी के अंदर। और उसके थ्रू जो बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है, एथिक्स है, एंटी करप्शन है, रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, डिस्क्लोजर है, उसको एक बेटर बना सकते हो, बेटर गवर्निंग बना सकते हो। इन मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के लिए भी मेरी ट्रेनिंग अवेलेबल है मेरे चैनल पे, तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप उसको देख सकते हो, इन 3 की पिलर्स को समझने के लिए और एड्रेस करने के लिए, इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस के। ESG का जो हमारा 3 पिलर है, और आने वाले पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे जब हम BR और SR की बात करेंगे और GRI की बात करेंगे, रिपोर्टिंग की, तो उनको समझेंगे। साथ ही साथ जो हम बात करेंगे UN के जो गोल्स है 17, उनको एड्रेस करेंगे ट्रेनिंग के थ्रू। तो वहाँ पे हम ये जो तीनों पिलर्स हैं उनको एड्रेस करेंगे, समझेंगे वहाँ पे कैसे चीज़ों को और बेटर बना सकते हैं, और ज़्यादा हमारी जो बेसिकली जो ग्रेडिंग है ESG को लेके एज ए कंपनी, एज ए इंडस्ट्री, वो बेटर कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे बेसिक मैंने बताया है कि क्या क्या चीज़ें इन 3 पिलर्स के अंदर कवर करनी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अभी हम जब डिटेल में ट्रेनिंग में आगे चलेंगे तो और बेटर आपको समझने को मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इस स्लाइड पे मैंने कवर किया है व्हाई ESG मैटर्स फॉर इंडस्ट्री टुडे। इसके अंदर मतलब जैसा टाइटल से आप समझ सकते हो, ESG क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या बेसिकली किस तरह से ये इफेक्ट डालती है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक प्रमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो, अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझ सकते हो, और एक एडवाइस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं यहाँ पे जो ESG मैटर्स की बात कर रहा हूँ उसको आप समझ सकते हो। इसके अंदर जो मैंने लिया है फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखना है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को समझिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए ESG की रिक्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है आपकी कंपनी के ऊपर। तो इसके अंदर पहली चीज़ है रिस्क मिटिगेशन का पॉइंट है। रिस्क मिटिगेशन वो रेगुलेटरी के रिस्पेक्ट में है, फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट आपकी कंपनी के रिस्पेक्ट में उसके रिस्पेक्ट में है। थर्ड जो है रेपुटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ESG आपके लिए। सेकंड है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट एंड कैपिटल। तो जैसे मैंने यूएस की कंडीशन में बताया था, मार्केट की वहाँ पे बात की थी, उसको एक्सेस करने के लिए और कैपिटल को एक्सेस करने के लिए, दोनों के लिए ESG जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है ईएसजी के थ्रू, और ईएसजी उसको सपोर्ट करता है जो फाइनेंशियल आपकी कैपेबिलिटी है, एडिक्वेसी है उसके रिस्पेक्ट में। थर्ड जो बात आती है वो है सप्लाई चेन की रेजिलियंस की। तो जब आप ईएसजी को अच्छी तरीके से एड्रेस करते हो, अडॉप्ट करते हो, फ्रेमवर्क डेवलप करते हो, तो जो यहाँ पे सप्लाई चेन की बात होती है ईएसजी के लिए, तो उसके रेजिलियंस के रिस्पेक्ट में आप चीज़ों को देखते हो, टेक केयर करते हो, जिससे कि जो आपके ऑब्जेक्टिव है ईएसजी के रिस्पेक्ट में, जो आपका विजन है वो फुलफिल कर सको। तो हमारी जो सप्लाई चेन है वो रेजिलियंट बनती है, प्रॉपरली रिस्क मैनेज किए जाते हैं ईएसजी के रिस्पेक्ट में। ये हमारा एक फर्दर एक एडवांटेज, एक ऑब्जेक्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आती है ईएसजी के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट जो बात आती है वो कस्टमर एंड इन्वेस्टर ट्रस्ट की है। इस चीज़ को समझ सकते हो, कस्टमर इन्वेस्टर कैसे ट्रस्ट करेगा जब आप जितनी अच्छी ईएसजी को इसी तरीके से एड्रेस करोगे, इतना ही अच्छा आपका ग्रेड होगा ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ही आपको अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे, उतने ही अच्छे आपको कस्टमर मिलेंगे और फर्दर ट्रस्ट डेवलप होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी का। तो यहाँ पे हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सस्टेनेबिलिटी वो इन्वायरमेंट के लिए भी है, आपके नेबर्स के लिए भी है, और साथ ही साथ आपकी कंपनी के लिए भी है। जब आपके पास कस्टमर होंगे, इन्वेस्टर होंगे, अच्छी सप्लाई चेन होगा, ग्लोबल मार्केट एक्सेस होगा, आपका रिस्क मिटिगेशन अच्छा होगा, तभी एक आप सस्टेनेबल बिजनेस बना पाओगे और सस्टेन कर पाओगे, या फिर आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी की एक बेसिकली एडवांटेज है, अपॉर्चुनिटी है जब आप ईएसजी को एड्रेस करते हो। लास्ट में मैंने एक टैगलाइन ली है, ESG is not longer optional, is becoming a license to operate। तो आप क्लाइमेट चेंजेस को देख रहे हो, रिसोर्सेज की शॉर्टेज को देख रहे हो, उनका इफेक्ट देख रहे हो रिसोर्सेज के कंजप्शन का, जो कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और अभी एक्सपोनेंशियल है जो क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में हम जो को देखते हैं इस ईयर से प्रीवियस डिकेड के कंपेयर करते हैं उसके रिस्पेक्ट में। तो ये ईएसजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसके ऊपर अच्छा एक फ्रेमवर्क डेवलप करो, इसको अच्छे तरीके से अपने सिस्टम में अडॉप्ट करो, एड्रेस करो, क्योंकि ये आने वाले समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और और ये चीज़ें इजी नहीं है, एक दिन में करने वाली नहीं है, आपको नंबर ऑफ डेज चाहिए होते हैं। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सालों लग जाते हैं इन चीज़ों को प्रॉपरली जेन्युइन बनाने के लिए, अच्छे तरीके से एड्रेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट ये स्लाइड है जो रह जाती है, तो हम नेक्स्ट ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ टाइम, और आपको कोई नीड होती है सर्विसेज की ईएसजी के रिस्पेक्ट में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे पास ईएसजी की ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज हैं, रिपोर्टिंग सर्विसेज हैं, जो कि हम ऑफर करते हैं कंपनीज को। तो आज के लिए यहीं पे अपना वीडियो ट्रेनिंग का स्टॉप करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे इन डिटेल मैनर में हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे जो हमारे 17 गोल हैं यूएन का, उनको रिलेट करेंगे ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से और समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड डे।